नमस्ते साथियों। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आनंद गौतम इस वर्ष आरएस मेंस 2025 के विषय जो अध्याय 3 के खंड 3 में विधि की अवधारणा से संबंधित हमारा टॉपिक है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी पूर्व की क्लास में हमने विधि की अवधारणा को समझा और विधि की अवधारणा में हमने साथ ही ये समझा कि विधि क्या है, विधि शास्त्र क्या है और विधि शास्त्रियों के द्वारा उसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से दी और ये समझाया कि लॉ क्या होता है। आज उसी का ही हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्वामित्व, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आनंद गौतम आप सभी को शुभकामनाओं के साथ ये कहते हुए कि नो डाउट आप अपने मन को शांत रखते हुए और एकाग्रचित्त होते हुए अपनी इस क्लास को देखें और आने वाली आरएस मेंस 2025 है उसमें आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वो है स्वामित्व यानी कि ओनरशिप। देखिए, स्वामित्व एक सामान्य बोलचाल की भाषा में तो हमें समझ में आता है कि क्या है, लेकिन जब हमको परिभाषाओं के माध्यम से और एग्जाम में लिखने की दृष्टि से जब हम इसको समझते हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ दिग्गज एकेडमी के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको आसान करते हुए हम ये क्लास आपके सामने लेकर के आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वामित्व के बारे में। और देखिए, आरएस की जो एग्जाम अभी तक हुए हैं, पुराने एग्जाम, उसमें हमेशा ही जो है स्वामित्व को प्रायोरिटी पर रखा गया है। इससे हर बार जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं और ये एक उनका मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें से जो है आरएस मेंस के लिए जो है ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। तो आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, स्वामित्व, स्वामी शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार जो है 1340 में किया गया। कब किया गया? स्वामी शब्द का जो प्रयोग है वो 1340 में किया गया और स्वामित्व शब्द का प्रयोग जो है 1853 में किया गया। स्वामी शब्द का प्रयोग 1340 में और स्वामित्व शब्द का जो प्रयोग है वो 1853 में किया गया। स्वामित्व जो है वो एक न्यायिक संकल्पना है। न्यायिक संकल्पना मतलब एक जुडिशियल सिस्टम है और कल्पना है, यानी न्यायिक तौर पर, यानी विधि के द्वारा जो है इसको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है और ये बहुत ही जटिल और स्वामित्व को कब्जे की संजातीय संकल्पना के रूप में अवधारित किया गया है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कब्जा, तो कब्जा और स्वामित्व दोनों बिल्कुल सेम, एक जैसे ही आपको पढ़ने पर या देखने पर एक जैसे ही लगते हैं। तो उस संकल्पना में जो स्वामित्व है वो क्या है, यहां पर जाति है और जबकि कब्जा जो है उसकी उपजाति कही गई है। रोमन विधि में भी स्वामित्व को डोमेनियम शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। जो रोमन लॉ है उसके अंदर डोमेनियम शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। और क्या कहा गया है कि डोमेनियम शब्द का क्या आशय है, क्या अर्थ है कि किसी वस्तु पर अबाधित अधिकार से है। यानी स्वामित्व क्या है कि किसी वस्तु पर अबाधित अधिकार। अबाधित का मतलब बिना किसी बाधा के जब आप किसी संपत्ति, किसी वस्तु को यूज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? स्वामित्व कहलाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आज आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है और दुर्भाग्य से मान लीजिए आपके पास उस समय कोई नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है। आपने अपने एक्स नामक एक साथी है उससे कहा कि आप प्लीज आप मुझे हॉट स्पॉट्स के माध्यम से जो है आप मुझे नेट दे दें, मुझे एक फाइल डाउनलोड करनी है। उन्होंने आपको जो है हॉट स्पॉट्स के माध्यम से आपको नेट प्रोवाइड करा दिया। अब आपकी फाइल 80% डाउनलोड हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना नेट बंद कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि आपका जो नेट यूज करने का जो अधिकार था वो क्या हो गया? अबाधित हो गया। कैसे? क्योंकि आपका उस नेट पर पूर्ण रूप से स्वामित्व नहीं था। तो अगर किसी वस्तु पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है,
पूर्ण रूप से स्वामित्व है तो वो हमारा अबाधित अधिकार है कि हम उसको जितना चाहें उतना अनलिमिटेड टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। कि यदि वो नेट आपका होता, वो रिचार्ज आपके पास होता, तो आपकी फाइल जो है बिना किसी बाधा के आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती। तो यहां पर डोमिनियन शब्द का क्या अर्थ है कि किसी वस्तु पर अबाधित अधिकार को ही क्या कहा जाता है? स्वामित्व कहा जाता है। इसी में हिंदू विधि शास्त्र में भी रोमन विधि की ही बात का समर्थन किया गया है कि जो रोमन विधि में जो कहा है कि किसी वस्तु पर अबाधित अधिकार, किसी वस्तु पर क्या है? अबाधित अधिकारी क्या है? स्वामित्व कहलाता है। तो हिंदू विधि शास्त्र ने भी इस बात के लिए, इस बात पे जोर दिया है। साथ ही मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य ने जो है इस बात का समर्थन किया है कि स्वामित्व क्या है, कि जो रोमन विधि में डोमिनियन शब्द का अर्थ है वही जो है स्वामित्व कहलाता है, कि किसी वस्तु पर अबाधित अधिकार को ही स्वामित्व कहते हैं। अब भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने जो है स्वामित्व को अपने शब्दों में समझाया है। स्वामित्व एक ऐसी संकल्पना है जो आसानी से समझी तो जा सकती है, कि उसको समझना आसान है, लेकिन यदि इसको परिभाषा में कन्वर्ट किया जाए, यदि इसको परिभाषा में ढाला जाए, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है? कठिन कार्य है, जटिल कार्य। तो इसको हमें समझना होगा बड़ी आसानी से, चित्त को शांत करते हुए, एकाग्र रहते हुए। अगर आपका मन यही है तो ये टॉपिक बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, कि ये समझने की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन जब इसको परिभाषाओं में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको हम आसानी से समझेंगे। और इसकी परिभाषाएं क्या है, ये विभिन्न विधि शास्त्रियों ने जो है इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहली जो परिभाषा है वो है ऑस्टिन की परिभाषा। देखिए, ऑस्टिन जो है ना एक बहुत ही लाजवाब व्यक्ति है, कि इसकी जब परिभाषा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर शब्द को बिल्कुल सटीक तरीके से जमाया हुआ है और बिल्कुल एकदम सेट, कि जैसे किसी ने किसी को ऑर्डर दिया हो। अब ऐसा इसकी परिभाषाओं में क्यों? आप जितनी भी परिभाषाएं ऑस्टिन की पढ़ेंगे आगे चलकर, हमने लॉ में भी ये पढ़ा कि विधि क्या है, उसमें ऑस्टिन की परिभाषा पढ़ी, स्वामित्व में भी ऑस्टिन की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, कि दरअसल जो ऑस्टिन है ना वो क्या है कि सेना में सैनिक के रूप में कार्य किया हुआ है इन्होंने, और कई वर्षों तक। और सेना में इन्होंने केवल ये चीज सीखी है कि जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि जंप, तो चाहे खाई हो चाहे कुआं हो, कूदना है तो कूदना ही है। तो ये है ऑस्टिन। तो ऑस्टिन की परिभाषाओं में हर चीज को बिल्कुल सटीक तरीके से, जहां पर किसी चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि करना है तो डेट मीन्स करना है। तो स्वामित्व की जो परिभाषा है वो ऑस्टिन क्या कहते हैं कि ये लोकलक्षी अधिकार मानते हैं। लोकलक्षी अधिकार का मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी है तो पूरे ब्रह्मांड में ही क्या है उसका, उस वस्तु पर अधिकार माना जाएगा, और कोई उस अधिकार का उल्लंघन कर नहीं सकता आपके सामने। तो लोकलक्षी मानते हैं, और क्या कहते हैं कि किसी नियत वस्तु का अधिकार है, किसी वस्तु पर क्या है? नियत अधिकार है, जो उपयोग की दृष्टि से असीम, असीम का मतलब बहुत वाइड, कि किसी उपयोग की दृष्टि से असीम, वयन की दृष्टि से अनिर्बंधित, यानी बिना किसी बाधा के, और थर्ड पॉइंट क्या है? अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। यानी ऑस्टिन की जो परिभाषा है उसमें किसी चीज की गुंजाइश नहीं छोड़ी, और संपूर्ण स्वामित्व को जो है उन्होंने 3 अपने शब्दों के माध्यम से समझाया। कि सबसे पहला, उपयोग की दृष्टि से असीमित, कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी है तो उस वस्तु को जितने वर्ष चाहे उतने वर्ष तक इस्तेमाल कर सकता है, जितना चाहे। दूसरी पॉइंट, निर्बंधित वयन, यानी कि अगर उसका उसे सेल आउट करने का मन है, अगर उसको बेचने का मन है, तो उसे एक क्विक सेकंड में भी जो है वो बेच सकता है। किसी प्रकार का निर्बंधन, किसी प्रकार की रोक टोक उसके पास नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट है अवधि की दृष्टि से असीमित, कि वो जितना चाहे उतने समय तक उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। तो ऑस्टिन क्या कहते हैं कि यदि किसी वस्तु पर क्या है उपयोग की दृष्टि से असीम, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक होंडा सिटी गाड़ी है,
मैं जितने वर्ष तक चाहूं और जितना किलोमीटर के चाहूं उस वस्तु को मैं चला सकता हूं, अगर वो वस्तु मेरी है। निर्बंधित वयन, अगर मैं रात को 12 बजे भी कोई खरीदार अगर आ जाए और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं 12 बजे ही उसे बेच सकता हूं। ये नहीं कि मैं सुबह सुबह तक का वेट करूं, क्योंकि वस्तु का मालिक यदि मैं हूं तो। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अवधि की दृष्टि से असीमित, जितने समय तक के लिए चाहे उतने समय तक के लिए यूज कर सकता। तो स्वामित्व तो क्या होता है कि स्वामित्व की बड़ी अच्छी परिभाषा कि किसी वस्तु पर अधिकार, और अधिकार कैसा, उपयोग की दृष्टि से असीम, वयन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है, तो उसे स्वामित्व कहा जाता है। ये हमारे ऑस्टिन की परिभाषा। सेकंड जो परिभाषा है हमारे सामने वो है हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड की परिभाषा, हॉलैंड क्या कहते हैं स्वामित्व के बारे में कि किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण, देखिए किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है और स्वामी इसमें 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति, हॉलैंड क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण आपका है, पूर्ण अधिकार आपका है, तो आप उस वस्तु के स्वामी कहलाते हैं। और स्वामी होने के नाते आपको विधि 3 तरह के अधिकार उसके अंदर प्रदान करती है। पहला अधिकार आपको करती है कब्जे का, यानी पोजेशन, कि कब्जा, कि उस वस्तु को अपने पास धारण करने या बनाए रखने या उस पर कब्जा करने का अधिकार, कि आप उस वस्तु को हमेशा अपने पास रखने का अधिकार है यदि आप स्वामी हैं तो। लेकिन अगर वो आप स्वामी नहीं है और वही वस्तु आपने किसी से थोड़ी देर के लिए काम के लिए लिया है तो आपको वापस लौटानी पड़ेगी, यानी आप स्वामी नहीं है। तो स्वामी होने के लिए क्या अधिकार मिलेगा? सबसे पहले उस वस्तु का कब्जा आपके पास रहेगा। दूसरी बात उपभोग, कि आप जितना चाहें उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। और थर्ड पॉइंट है वयन करने का अधिकार, कि आप जब भी चाहें उस वस्तु को बेच सकते हैं, ये अधिकार आपके पास होगा। तो हॉलैंड क्या कहते हैं, बहुत आसान परिभाषा हॉलैंड की, कि किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि अगर एब्सोल्यूट पावर आपके पास है तो आप उस वस्तु को जैसे चाहे वैसे यूज करें, यह कहा जाएगा कि आप जो है उस वस्तु के मालिक है, उस वस्तु पर आपका स्वामित्व है। इसके बाद परिभाषा हिबर्ट की परिभाषा। देखिए हिबर्ट विधि की स्वामित्व के बारे में क्या कहते हैं कि हिबर्ट ये कहते हैं कि स्वामित्व वो है जो किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार है। सबसे पहले अगर आप किसी वस्तु के स्वामी हैं और स्वामित्व है आपका उस वस्तु पे, तो सबसे पहला जो होगा वो क्या है कि आप उसका जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कि दूसरों को प्रयोग से वंचित करने का अधिकार। वंचित का मतलब कि आप जब चाहें तब उस वस्तु को किसी को उपयोग करने दें, और जब आपका मन ना हो तब अब आप उस वस्तु को उपयोग करने से मना कर दें। तो यह कहा जा सकता है कि उस वस्तु का आप में पूर्ण स्वामित्व है। थर्ड इसी में ये उस वस्तु को वयन करने का अधिकार, यानी कि उस वस्तु को सेल करने का, बेचने का भी संपूर्ण अधिकार किसके पास है? आपके पास। और चौथा अधिकार इसमें है कि आपको वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, कि आप चाहें तो उस वस्तु को जब चाहे तभी नष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है और मेरा इस मोबाइल से मन भर गया तो मैं इसको जमीन पे पटक के और तोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस वस्तु पर मेरा स्वामित्व है। लेकिन अगर यही फोन मेरा न हो करके मेरे पापा का है, मेरे फ्रेंड का है, तो मैं कभी भी उसको तोड़ नहीं सकता। और अगर मैं तोड़ता हूं तो इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने आपको विधि के उदाहरणाएं पढ़ाई उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो बात फिर अपराध मानी जाएगी, मुझे इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो स्वामित्व का मतलब यहां पर क्या है कि वस्तु का उपयोग करने से, दूसरों को वंचित करने से, उसका वयन करने से और उसको नष्ट करने से यदि ये अधिकार आप में समाहित है तो ये कहा जाएगा कि आप उस वस्तु के मालिक है, स्वामित्व है। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो है पैटर्न की। और पैटर्न
ने अपनी एक कृति यानी इनका एक बुक, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ए टेक्स्ट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। एक टेक्स्ट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जो है स्वामित्व को परिभाषित किया। और परिभाषित किस प्रकार के स्वामित्व वाले व्यक्ति का उस वस्तु के संबंध में उपभोग का अधिकार, यानी कि वो उसको यूज करने का अधिकार, उपभोग जितना चाहे उतने तरीके से, जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए वो उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कब्जे का अधिकार कि वो जब तक चाहे उस वस्तु पर अपना कब्जा बनाए रख सकते हैं। जीवित व्यक्तियों में अंतरित करने का अधिकार कि वो जब भी चाहे किसी भी जीवित व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को, वाई व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने सगे संबंधियों को जब कभी भी चाहे तब कभी भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, कि वो दान के माध्यम से कर सकते हैं, वो रिलीज के माध्यम से कर सकते हैं, वो उनको विक्रय करके कर सकते हैं। तो ये अधिकार जीवित व्यक्तियों में ट्रांसफर होगा। और प्रतिभूति के तौर पर भार के अधीन बनाने का अधिकार, यहां से ये इसमें कोमा कि प्रतिभूति के तौर पर, प्रतिभूति के तौर पर का मतलब क्या है कि वो चाहे तो उसको सिक्योरिटी के तौर पर या प्रतिभू के तौर पर उस वस्तु को जो है भार के अधीन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कल पीएचडी करना है और उसके एडमिशन के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास एक जो है 800 गाड़ी है, अब मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने किसी मित्र से उस वस्तु को क्या है गिरवी रखा और वहां से मैंने पैसे ले लिए, और जब मेरे पास आएंगे तब मैं उस वस्तु को जो है पैसा चुका करके अपनी वस्तु को वापस प्राप्त कर लूंगा। तो प्रतिभूति के तौर पर, और मैं कब कर सकता हूं या कोई भी व्यक्ति ऐसा कब कर सकता है, जब वो वस्तु का स्वामित्व अगर उसके पास है तो नो डाउट वो उस वस्तु को इस तरह से प्रतिभू के रूप में दे सकता है। और शेष जो बच गया है उसको इच्छा पत्र के माध्यम से छोड़ देने का अधिकार भी उसके अंदर समाहित है। यानी जिस दिन मेरा मन करे मैं उसी दिन जो मेरे स्वामित्व की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं किसी भी व्यक्ति को दान के रूप में, वृद्धाश्रम को दान के रूप में, किसी हॉस्पिटल को दान के रूप में उस वस्तु को दे सकता हूं इच्छा पत्र के माध्यम से, कि मैंने जाकर के इच्छा कर दी कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है चैरिटेबल ट्रस्ट को या दिस प्रॉपर्टी को जो है मैं इनको जो है सुपुर्द करता हूं और ये इस प्रॉपर्टी को जो है व्यक्तियों के हितार्थ के लिए जो है यूज करें। तो ऐसा कब होगा कि अगर किसी वस्तु का मेरे पास स्वामित्व है तो ये सब अधिकार जो है मुझे मिल जाएंगे। किसको? उपभोग करने का अधिकार, वस्तु पर कब्जा करने का अधिकार, जीवित व्यक्तियों को अंतरित करने का अधिकार, प्रतिभू के तौर पर भार के अधीन रखने का अधिकार, और शेष बच जाने पर इच्छा पत्र के माध्यम से मैं उस प्रॉपर्टी को किसी को भी हैंड ओवर कर सकता हूं। तो ये कहा जाएगा कि वो क्या है? स्वामित्व है। फिर नेक्स्ट परिभाषा जो आती है वो आती है सामंड की। आप इसको यहां पर सही कर लें, सामंड। सामंड के अनुसार देखो, सामंड ने जो परिभाषा दी है वो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहन अर्थ के साथ जो है इसने इसको समाहित किया गया है कि किसी वस्तु का या व्यक्ति का, किसी वस्तु का या व्यक्ति का स्वामित्व व्यक्ति और वस्तु के मध्य परस्पर संबंध बताता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहां कही कि अगर कोई व्यक्ति किसी का स्वामित्व है, किसी वस्तु का स्वामित्व है, तो इस स्वामित्व होने के नाते क्या है कि व्यक्ति और उस वस्तु के बीच में क्या है, हमेशा एक संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं और मेरे सामने जो है मेरी बाइक होंडा शाइन खड़ी है। अब अगर मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति उसके अंदर चाबी लगाकर या गलत चाबी लगाकर उसको मेरे सामने ही लेकर के जाना चाहे तो क्या मैं उसे ले जाने दूंगा यदि मैं उसे नहीं जानता हूं? तो ये क्या बताता है? ये उस वस्तु का और मेरे बीच में क्या बताता है? एक संबंध बताता है कि क्या है कि उस वस्तु में क्या है, स्वामित्व किसके पास है? मेरे पास है।
तो जब अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी होगा तो वो स्वामित्व जब ये अवधारणा निकल कर आएगी तो नो डाउट उन दोनों के बीच में क्या है, एक परस्पर संबंध बनेगा, जिससे देख करके ये बताया जा सकता है कि नो डाउट कि वो व्यक्ति के पास उसका क्या है, स्वामित्व है। क्योंकि मैं किस अधिकार से उस व्यक्ति को रोक रहा हूं, क्योंकि उस वस्तु का मालिक उस समय कौन है, मैं हूं। तो यहां पर सामंत कहते हैं कि किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, किसके, उस व्यक्ति या वस्तु के बीच में क्या बताया जाएगा, एक संबंध को दर्शाता है, तो यह कहा जाता है कि वो क्या है, स्वामित्व है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कि स्वामित्व किसे कहा जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अधिकार यदि है तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के पास क्या है, स्वामित्व है किसी वस्तु का। सबसे पहला पॉइंट है हस्तांतरण करने का अधिकार। हस्तांतरण मतलब कि एक व्यक्ति के पास उस वस्तु का स्वामित्व है तो वो किसी को भी उस वस्तु का अगले ही पल क्या बना सकता है, स्वामी बना सकता है। तो ये हो गया आपका हस्तांतरण करने का अधिकार। उपयोग करने का अधिकार, कि यदि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कितने भी समय के लिए उपयोग करने का अधिकार है तो यह कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति उसका स्वामी है। कब्जे का अधिकार यानी पोजेशन, कि जब तक व्यक्ति अगर स्वामित्व है तो वो जब तक व्यक्ति चाहे उस प्रॉपर्टी को अपने पास जो है बनाए रख सकता है और उसके पास अपना कब्जा रख सकता है। कि जैसे ये मोबाइल, मैं इसका स्वामी हूं तो ये हमेशा मेरी जेब में रहता है, जींस की पैंट में, तो ये क्या है, मेरा कब्जे का अधिकार है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसे नष्ट करने का अधिकार, कि जब भी कभी अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी है तो उस वस्तु को जिस भी पल चाहे उस समय उसको नष्ट कर सकता है। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि ये चारों में से अधिकार किसी व्यक्ति के पास है तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति क्या है, उसका स्वामित्व कहलाता है। उसके पास उनका क्या है, स्वामित्व है। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व की विशेषता है कि परिभाषाएं हमने पढ़ी, ऑस्टिन की परिभाषा पढ़ी, सालमन की परिभाषा पढ़ी, हिबर्ट की परिभाषा पढ़ी, हॉलैंड की परिभाषा पढ़ी, और इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद या देखने के बाद डायर और ह्यूज के स्वामित्व का जब विश्लेषण करते हैं तो उनके अनुसार कुछ विशेषताएं इनकी निकल कर आती है। कौन है, एक तो है डायर और एक है हमारे पास ह्यूज। दो जूरिस्ट व्यक्ति हैं जो सारी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद, बुक्स को देखने के बाद, सारी संकल्पना को समझने के बाद उन्हों को यह समझ में आया कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, जिसके अंदर यह कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्वामित्व है तो ये विशेषताएं उनके पास होगी ही होगी। आइए समझते हैं। फर्स्ट विशेषता देखिए आप, पूर्ण एवं सीमित हो सकता है। देखिए अगर किसी वस्तु का, पहली विशेषता क्या है कि पूर्ण और सीमित अधिकार के बारे में बात करी जा रही है। पूर्ण और सीमित का मतलब क्या हुआ कि एक तो हो गया एब्सोल्यूट, कि जहां कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने सिंगल तौर पे खरीदी है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी होंडा सिटी गाड़ी 15 लाख रुपए में मैंने ही पैसे दे करके खरीदी, तो यहां पर मेरा उस वस्तु पर क्या है, पूर्ण अधिकार है। परंतु यदि उसी प्रॉपर्टी को यदि हमने 2 व्यक्तियों ने 10 व्यक्तियों ने मिलकर के खरीदा है तो फिर हम सबका क्या है, सीमित अधिकार उस वस्तु पर होगा। तो पहला पूर्ण या सीमित अधिकार हो सकता है। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए प्रॉपर्टी का जो स्वामित्व का जो अधिकार है वो आपका अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अत्यांतिक। इस स्वामित्व के अधिकार पर विधि के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जब चाहे तब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश में यदि युद्ध की स्थिति है तो उस स्थिति के दौरान, या मान लीजिए कोई महामारी उस समय फैल रही है तो उस स्थिति के दौरान यदि सरकार चाहे तो संपत्ति के क्रय और विक्रय,
पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए, आजीवन नहीं हो सकता, कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर जो है दूसरी विशेषता क्या है कि विशेष परिस्थितियों में जो है आपके स्वामित्व को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। थर्ड जो आपकी आती है विशेषता वो है कि स्वामी की मृत्यु हो जाने पर भी यह अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता है। यहां पर स्वामित्व जब किसी व्यक्ति के पास है, और जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरी होंडा सिटी गाड़ी है, मेरा पैतृक मकान है जो मैंने परचेज किया है, अब मान लीजिए कल फ्यूचर में यदि मेरी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मेरे जो वारिसान हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी है, उनको ऑटोमेटिक क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि मृत्यु हो जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता, विधिक अधिकारों में निहित हो जाता है। यानी कि उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितने भी राइट होंगे वो किसके पास चले जाएंगे, मेरे वारिसान के पास चले जाएंगे। लेकिन भगवान करे कि मृत्यु ना हो ईश्वर बचाए, लंबी दीर्घायु दे। तो यहां पर जो है थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि मृत्यु हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता, बल्कि विधिक अधिकार जो है आने वाली उनमें शिफ्ट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए कि स्वामित्व का प्रयोग, यानी अगर किसी वस्तु का स्वामित्व हमारे पास है तो हम उसका प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते कि दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंच जाए, यानी नेग्लिजेंस नहीं की जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप अपनी प्रॉपर्टी का फुल यूज कीजिए, आपके पास कार है, आप इत्मीनान से चलाइए, आराम से चलाइए, जितना चाहे उतना यूज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार चलाने पर आपको एक्सीडेंट करने का अधिकार भी विधि ने दे दिया है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपनी गाड़ी का यूज करिए, अपने म्यूजिक सिस्टम है आप उनका यूज करें, लेकिन ये नहीं कि रात में 1 बजे जो है मर जाई तो जो गाना लगा के हम जो है डांस करने लग गए, नहीं, कि वहां पर और व्यक्ति का शांति से सोने का अधिकार है। तो आपका अगर वस्तु पर स्वामित्व है तो आप उसका प्रयोग ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे व्यक्तियों को जो है क्षतिकारित हो। तो पहला अधिकार, पहली विशेषता देखिए आप, पूर्ण और सीमित। दूसरा है कि यहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। थर्ड यहां पर कि मृत्यु हो जाने पर भी क्या है, विधिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता। और चौथी जो विशेषता यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का स्वामित्व का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार। अस्तित्व बनाए रखने का मतलब आप जब तक चाहें उस वस्तु को जैसा चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं, और जिस तरह चाहें उस तरह आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि स्वामित्व पे आप जैसा चाहे वैसा उसको यूज कर सकते हैं। या आपका जैसे मान लीजिए शर्ट है, अब मेरे स्वामित्व के तो इसे मैं बाहर निकाल के पहनूं चाहे अंदर शर्टिंग करके, ये मेरी वस्तु है और मेरा अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। और यदि कोई व्यक्ति इस अस्तित्व को खतरे में डालता है या इसका उल्लंघन करता है तो वहां पर विधि के संरक्षित अधिकार के द्वारा इसे प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार किसका होगा, मेरा होगा। कि बाई चांस मान लीजिए कि अगर मेरी गाड़ी कल रात में यदि चोरी हो जाती है तो उसका अस्तित्व वापस बनाए रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए मैं पुलिस के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराऊंगा और वो वस्तु मिल जाने पर कोर्ट के माध्यम से उसे प्राप्त करूंगा। तो अस्तित्व बनाए रखने का भी जो है इसकी विशेषता है। नेक्स्ट आती है अनुचित व्यय नहीं कर सकते। देखिए अनुचित व्यय का मतलब क्या है कि यहां पर आप अगर किसी प्रॉपर्टी को आपको यदि बेचना है तो आप उसको अनुचित तरीके से नहीं, जो लॉफुल यानी विधि में जो गाइडलाइन दे रखी है, क्या विधि के अनुसार जो वस्तु दे रखी है, जो नियम दे रखे हैं, उन्हीं के अनुसार ही हम इसको वे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 18 इयर्स का कंप्लीट होना आवश्यक है, यानी वो जब तक वयस्क नहीं होगा तब तक वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। तो अगर हम मान लीजिए 16 साल के किसी बच्चे को यदि हम प्रॉपर्टी बेच दें या बेचना चाहे तो वो क्या होगा, यहां पर अनलॉफुल माना जाएगा, उसे शून्य कहेंगे और वे अनुचित व्यय के अधीन आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामित्व को मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की चीजों में सम्मिलित किया गया है। देखिए बहुत अच्छी बात है यहां पर, मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कि मूर्त का मतलब
ऐसी वस्तु जो हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा दिखाई देती है, महसूस होती है, तो वो क्या कहलाती है? मूर्त कहलाती है। मूर्त स्वामित्व, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे मूर्त कहा जाता है। और अमूर्त का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको दिखाई नहीं देती परंतु हमारी संपत्ति होती है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। तो ये सब क्या है? हमारे ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु हमारी प्रॉपर्टी होती, जैसे गुडविल, तो वो है हमारी अमूर्त प्रॉपर्टी। और दूसरी मूर्त स्वामित्व और अमूर्त स्वामित्व के बारे में नेक्स्ट विशेषता है वो है कि केवल व्यक्तियों में ही निहित हो सकता है। देखिए, किसमें निहित हो सकता है? व्यक्ति स्वामित्व हमेशा व्यक्तियों में ही निहित हो सकता है, यानी ये मनुष्य जाति के पास ही ये रहेगा, न तो ये पशुओं के पास जा सकता है और न ही ये पक्षियों के पास जा सकता है। इसको प्राप्त करने का अधिकार केवल किसके पास है? केवल व्यक्ति के पास ही है। अब यहां पर व्यक्ति के अंदर दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो मैं सामने आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक ये व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति होता है लीगल पर्सन। जैसे किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के बाद वो अपनी स्वयं की संपत्ति परचेज कर सकती है। तो यहां पर व्यक्ति शब्द निहित है, और व्यक्ति शब्द में केवल यहां पर जो आपके सामने बोल रहा है, जीता जागता, जिसके आंख, नाक, कान, मुंह वगैरह है, वही व्यक्ति समाहित नहीं है, बल्कि क्या है? लीगल पर्सन की भी यहां पर बात की गई है कि यदि कोई कंपनी है, यदि कोई फर्म है, तो वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी जो है क्रय कर सकती है और वो बेचने का अधिकार भी है, तो वहां पर जो है उनका पूर्ण स्वामित्व माना जाएगा। नेक्स्ट विशेषता की अगर हम बात करें तो स्वामित्व का उद्भव विधि पद्धति के द्वारा विशिष्ट ढंगों से होता है, कि यदि हमें किसी प्रॉपर्टी पर स्वामित्व प्राप्त करना है तो वो केवल विधि के माध्यम से ही हो सकता है। कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज की है तो उसके अंदर विधि के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों को फॉलो करने के बाद ही हम उस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक भी आवश्यक तत्व यदि विधि का उसमें छूट जाता है, तब तक वह प्रॉपर्टी हमारे स्वामित्व की नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर विधि में जो नियम बनाए हैं, उन विधि के ढंगों के माध्यम से ही जो है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा आता है कि स्वामित्व का हस्तांतरण कभी भी मौखिक नहीं हो सकता। क्या नहीं होता? मौखिक नहीं होता, बल्कि क्या करवाना होता है? उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन करवाना होता है। कि अगर मैं चाहूं कि मैं आज अपना मोबाइल जो है किसी एक्स नामक व्यक्ति को दे दूं और वो लेकर के चला जाए, तो मैं कल उसको वापस मांग सकता हूं, क्योंकि ये मैंने मौखिक तौर पर उसको दिया। लेकिन यदि इस मोबाइल का यदि पंजीयन यदि हो जाता है, रजिस्टर्ड यदि हो जाता है, डॉक्यूमेंट यदि उसके पास आ जाते हैं, तो वहां पर उस वस्तु का अगले ही पल से वो क्या माना जाएगा? स्वामी माना जाएगा। तो ये हमारी जो है विशेषता थी स्वामित्व के बारे में, पूर्ण एवं सीमित। सेकंड जो है प्रतिबंधित करने का अधिकार। दूसरी की मृत्यु हो जा, स्वामी की मृत्यु होने पर भी जो है क्या है? कभी भी अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि विधिक अधिकार जो है उनके वारिसों में समाहित हो जाता है। चौथा कि हम हमारी वस्तु का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते कि दूसरे को क्षति पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट, अस्तित्व बनाए रखने की विशेषता। अनुचित व्यय, कि कभी भी हम स्वामित्व का अनुचित व्यय नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के जो है इसके अंदर चीजें सम्मिलित है, वो जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हमारी स्वामित्व उनके ऊपर होता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उस वस्तु में व्यक्ति में निहित हो सकता है। व्यक्ति में निहित होने का अर्थ है कि यहां पर दोनों तरह के पर्सन जो आमने सामने बात कर रहे हैं वो भी होते हैं, और कंपनी जिनको रजिस्टर्ड कर लिया गया है वो विधिक व्यक्ति। उसके बाद विधि के उद्भव द्वारा ही विशिष्ट ढंगों से उद्भव हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका, इसे कभी भी मौखिक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे स्वामित्व की कुछ विशेषताएं जो किसके द्वारा? डाइज और ह्यूज के द्वारा यहां पर बताई गई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि स्वामित्व के प्रकार। कि अब यहां पर जो है
स्वामित्व के कुछ प्रकार दिए गए हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्वामित्व क्या होता है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई विशेषताएं क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा के स्वामित्व के प्रकार। एक सेकंड में हाँ साथियों, देखिए कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्या कि स्वामित्व, और स्वामित्व में जो है हमारे प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ ओनरशिप के बारे में। अब पहला जो स्वामित्व है, पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं कि कितने प्रकार इसमें दिए गए, फिर इनको एक एक करके हम वापस रीड आउट करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। सेकंड दिया हुआ है एकल और सस्वामित्व। थर्ड दिया हुआ है न्यास और हितबद्ध स्वामित्व। चौथा दिया हुआ है कि निहित स्वामित्व और समाश्रित स्वामित्व। पांचवा है पूर्ण स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। और लास्ट दिया हुआ है विधिक स्वामित्व और सामयिक स्वामित्व। ये यहां पर 6 प्रकार के स्वामित्व के बारे में बात की गई है कि जो हमारे प्रकार है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा वो है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, कॉर्पल और इनकॉर्पल, या टेंजिबल और या इंटेंजिबल, एक ही बात है यहां पर। देखिए, मूर्त का मतलब यहां पर क्या होता है, जो अगर किसी भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, अगर किसी भौतिक वस्तु पर यदि किसी व्यक्ति का अधिकार है तो वो क्या कहलाता है, हमारा मूर्त स्वामित्व कहलाता है। अगर किसी वस्तु पर या भौतिक वस्तुओं पर यदि अधिकार है तो वो क्या कहलाता है, मूर्त स्वामित्व कहलाता है, उसे मूर्त स्वामित्व कहते हैं। और मूर्त वस्तुओं से आशय क्या है कि ऐसी वस्तुओं से है जिन्हें इंद्रियों द्वारा परखा जा सकता है या स्पर्श किया जाता है। इंद्रियों द्वारा, हमारी बॉडी में 5 तरह की सेंस है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये 5 तरह की इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से क्या है कि किसी वस्तु को यदि परखा और देखा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, मूर्त स्वामित्व कहा जाता है। और यदि परखा जा सकता है, जैसे मकान, भूमि, घड़ी, मोबाइल, कार, चेयर, लैपटॉप, एरोप्लेन, इन सबको देखा जा सकता है, तो यहां पर क्या है, उन्हें भौतिक वस्तुएं या भौतिक स्वामित्व कहा जाएगा। और ऐसा स्वामित्व जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु पूर्ण अधिकार होता है, तो यहां पर उसे क्या कहेंगे, अमूर्त स्वामित्व कहा जाएगा। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। कॉपीराइट का अर्थ यहां पर, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने कोई बहुत अच्छी गजल लिखी या कोई मैंने गाना लिखा, और गाना लिख करके यदि मैं उसका कॉपीराइट अपने पास ले लूं तो उसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति को, जो मेरा गाना है, जो मेरी कविता है, जो मेरी गजल है, तो कोई भी इंडस्ट्री में बिना मुझसे पूछे उस कविता, उस गाने को यूज नहीं कर सकता किसी भी फिल्म में और किसी भी नाटक में। तो यहां पर उसके बाद मेरा क्या आ गया, कॉपीराइट लेकर के आ गए। ठीक है। डिजाइन की, मान लीजिए मैंने कोई इस तरह की कोई डिजाइन मैंने बना ली, किसी भी कंपनी के लिए मैंने कोई डिजाइन तैयार, मान लीजिए जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल की मैंने एक इस तरह की शेप बना दी, बहुत बिल्कुल छोटी, जो स्मॉल हाथ में देख सके और जब चाहे जब उसे बड़ा कर सके। तो अगर उस डिजाइन का अगर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसे यहां पर क्या कहा जाता है, अमूर्त स्वामित्व कहा जाता है, कि दिखाई नहीं देंगे लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, मेरी होगी। ऋण प्राप्त करने का अधिकार, कि यदि आपने किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया है तो भले आपको दिख नहीं रहा या किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो ऋण प्राप्त करने का जो राइट है मेरा, वो कौन सा स्वामित्व कहलाता है, अमूर्त स्वामित्व कहलाता है। तो पहला जो प्रकार था हमारा वो क्या था, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का अर्थ ऐसी चीजें जिनको इंद्रियों के माध्यम से देखा या महसूस किया जा सकता है, और दूसरा है हमारा अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता परंतु हमारे अधिकार के रूप में हमेशा व्याप्त रहता है।
सेकंड प्रकार देखिए, एकल स्वामित्व और सह स्वामित्व, यानी कि सोल और को ओनरशिप। जब किसी वस्तु पर यदि एक ही व्यक्ति का अधिकार है तो वो एकल स्वामित्व कहलाता है। सिंगल वन पर्सन, यदि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर यदि सिंगल व्यक्ति का यदि अधिकार है, एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो वो यहां पर क्या कहलाएगी? एकल स्वामित्व कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए वाई नामक व्यक्ति ने लैंडमार्क सिटी में एक 100 बाय 100 का एक जो है हाउस खरीदा और उसके सारे पैसे उसने ही दिए हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में, तो यहां पर उस मकान पे जो है उसका क्या कहलाएगा? एकल स्वामित्व कहलाता है और एकल स्वामित्व कहलाता है। जबकि सह स्वामित्व, जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के यदि किसी संपत्ति को क्रय करते हैं तो यहां पर उनका सह स्वामित्व कहलाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु पे दोनों का बराबर बराबर अधिकार है। कि जैसे मान लीजिए हम दो फ्रेंड मिलकर के, जैसे मान लीजिए मैं आनंद गौतम और हमारे महेंद्र सर जो आपको लोक प्रशासन पढ़ाते हैं, अब हम दोनों मिलकर के मान लीजिए कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदते हैं और दोनों आधे आधे पैसे देते हैं, तो यहां पर उस स्कॉर्पियो पर जो हमारा अधिकार है वो कैसा स्वामित्व कहलाएगा? सह स्वामित्व। यानी जब उन्हें यूज की जरूरत है तब वो कर सकते हैं, जब मुझे जरूरत है तब मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन बेचने की जब जहां बात आएगी, सेल करने का जब अधिकार आएगा, तो हम दोनों को एक दूसरे से इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या हम इस गाड़ी को अब सेल कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहां पर वो क्या हो जाता है? हमारा सहस्वामित्व हो जाता है। फिर आइए न्यास और हितबद्ध स्वामित्व। ये थोड़ा सा समझने की दृष्टि से आपको टफ लग सकता है कि न्यास स्वामित्व और हितबद्ध स्वामित्व। न्यास और न्यास से न्यासी और फिर हितबद्ध, तीन चीजें यहां पर कि यदि देखिए आप इसको, न्यास की संपत्ति पर एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यानी न्यास की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले आप ये देखें कि न्यास की जो प्रॉपर्टी है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के उसका गठन किया जाता है। और वो गठन करने का इंटेंशन क्या है कि वो किसी के हितार्थ के लिए हमेशा बनाई जाती है, हिताधिकारियों के यूज के लिए बनाई जाते हैं, उनके कल्याण के लिए वो प्रॉपर्टी बनाई जाती है। तो यहां पर क्या है कि व्यक्तियों का स्वामित्व होता है जो न्यासी उस संपत्ति पर स्वामित्व रखता है और दूसरी हिताधिकारियों को उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। यानी जो न्यासी होते हैं वो किसी ट्रस्ट को बनाते हैं और वो ट्रस्ट किसके लिए? हिताधिकारियों के लिए बनाते हैं, और हिताधिकारी ही इसके अंदर उनका क्या होता है? स्वामित्व निहित होता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को गठन करने का इंटेंशन ही क्या है कि वो उनके हितार्थ जो है यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग इन फ्यूचर में सभी आरएस के एग्जाम देंगे और दे करके मान लीजिए आप आरएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक आपको पद हासिल हो जाता है। अब कुछ साल सेवा करने के बाद आपने प्रेस्टीज भी कमा ली, आपने पैसे भी कमा लिए, अब समाज में आपकी इज्जत भी है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं। अब आपका एक मन होता है कि 4-5 साथी मिलकर के कि यार अपनी जो है प्रॉपर्टी है इसको किसके लिए? हितार्थ के लिए, लोगों के लिए यूज किया जाए। तो आप व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं? वृद्ध आश्रम का मान लीजिए आपने एक मॉडल तैयार किया गया, और ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं उनकी परवरिश के लिए, उनकी सेवा के लिए आप जो है वृद्ध आश्रम बना देते हैं, और उसके लिए आप जो है उसका देखरेख, उसका मैनेजमेंट आपके द्वारा किया जाता है। तो भले उसका गठन आपके द्वारा किया गया है, दोस्तों के द्वारा मिलकर के किया गया है, लेकिन अब उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि न्यास जो है आप हो न्यासी, और न्यास जो है आपका वो वृद्ध आश्रम है वो आपका क्या है? न्यास है। और आप लोग न्यासी और किसके हिताधिकार? कि वहां पर जो वृद्ध व्यक्ति माँ बाप रहते हैं उनकी देख रेख के लिए आपने बनाया है। तो वहां पर जो संपूर्ण अधिकार जो है वो किसमें निहित हो जाता है? हिताधिकारियों में उस संपत्ति का स्वामित्व निहित हो जाता है, क्योंकि वो उनके हितप्रद के लिए बनाई गई है। न्यास का स्वामित्व न्यासाधिकारियों के कल्याण के लिए होता है, और न्यासी केवल
नाम मात्र के स्वामी होते हैं, यानी जो आप 5 फ्रेंड ने मिलकर के जो वृद्ध आश्रम बनाया उनके कल्याण के लिए, तो अब आप उसमें क्या है, एक नाम मात्र का स्वामित्व आप में निहित होगा और बाकी संपूर्ण स्वामित्व जो है उनके कल्याण के लिए उन वृद्ध आश्रम में रह रहे जो वृद्ध माँ बाप है उनमें जाकर के निहित हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी को बनाने का इंटेंशन क्या था, लोगों के कल्याण के लिए सेवा करना। और एक बार यदि ऐसी प्रॉपर्टी का गठन कर दिया गया तो आप उसको कभी भी निजी स्वार्थ के लिए आप कभी भी यूज नहीं कर सकते। कि न्यासी संपत्ति का वास्तविक स्वामी हिताधिकारियों में निहित होता है, और जैसा एक व्यक्ति उसका जन्म अब किसके लिए, कि हिताधिकारियों के लिए यूज होता है। अब इसको फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझे कि जैसे मान लीजिए कि एक्स नामक व्यक्ति है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा व्यक्ति है, और उसके नाम पर कहीं किसी ने जो है कुछ संपत्ति जो है उसके नाम पर कर दी, और उस प्रॉपर्टी को यह लिखा गया कि जब ये बालक होगा और होने के बाद जब भविष्य में ये 21 साल का हो जाएगा तब ये समस्त प्रॉपर्टी जो है इसमें निहित हो जाएगी, और इस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए हम एक्स और वाई नामक व्यक्ति को जो है संरक्षक के तौर पर नियुक्त करते हैं। तो यहां पर वो जो एक्स और वो वाई है वो यहां पर क्या है, न्यासी के तौर पर काम कर रहे हैं, और एक्चुअल जो स्वामित्व है वो किस में निहित है, उस अजन्मे बालक में। जिस दिन वो जन्म लेगा और लेने पर 20 इयर्स का जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, उस बालक में चली जाएगी, उस बच्चे में निहित हो जाएगी। बस यहां पर न्यासी जो है उस प्रॉपर्टी का देखरेख करेंगे, उसके कल्याण के लिए उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन उसको जो है वयन करने का अधिकार, उसको डिस्ट्रॉय करने का अधिकार उनके पास कभी भी नहीं होगा। तो वो क्या होंगे, यहां पर न्यासी के तौर पर जो है उसकी सुरक्षा करेंगे। और इसी तरह शिशु, पागल या असक्षम व्यक्तियों के लिए इस संपत्ति की सुरक्षा के माध्यम से उन्हें नियुक्त किया जा सकता है न्यासी के तौर पर। नेक्स्ट आती है हमारे प्रकार में निहित स्वामित्व और समाश्रित स्वामित्व। निहित स्वामित्व का मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट ओनरशिप के बारे में। निहित हित का अर्थ यहां पर है कि यदि किसी वस्तु में दी गई संपूर्ण शर्तें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जिस समय पूरी कर दी जाती है उसी के तत्काल समय बाद ही उस वस्तु पर आपका क्या हो जाता है, निहित स्वामित्व अर्जित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये रिमोट है। अब इस रिमोट में जो है कि मार्केट में ये 200 रुपए में परचेज किया जा सकता है। जैसे ही आप दुकानदार को 200 रुपए इसके लिए फोन पे के माध्यम से या कैश के माध्यम से आप जैसे ही देंगे और वो सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हुए इस प्रॉपर्टी को आपके हाथ में दे देगा, तो उसी समय पे आप इस वस्तु के क्या हो जाएंगे, आप में स्वामित्व निहित हो जाएगा। और जब स्वामित्व निहित हो गया तो फिर वही परिभाषा ऑस्टिन की कि यूज करने का अधिकार, जितना चाहे उतना यूज करें, आप जब चाहें तब इसको वयन करें, कितने में भी करें। आपने भले ये रिमोट 200 रुपए में लिया है लेकिन आपका मन है कि यार मैं किसी को 2 रुपए में दे दूं, तो नो डाउट आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय आपका स्वामित्व इसके अंदर निहित हो गया है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितनी भी शर्तें थी वो आपने जैसे ही कंप्लीट करी, करते ही पहले ऑटोमेटिक इसमें आपका क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, निहित हो गया। उसी के बाद इसमें समाश्रित। समाश्रित का मतलब यहां पर शब्द में ही बात देखिए, समाश्रित, जब हम किसी पर आश्रित है, यानी कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। कोई प्रॉपर्टी हमको कैसे मिलेगी कि आश्रित होने पर। आश्रित होने का मतलब यहां पर क्या है कि यदि स्वामित्व प्राप्त करने से संबंधित कुछ शर्तें पूरी हो जाती है और कुछ शर्तों को पूरा करना अभी शेष है, तो ऐसे स्वामित्व को समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। समाश्रित स्वामित्व कि यदि स्वामित्व से संबंधित कुछ शर्तें पूरी हो गई,
लेकिन अभी कुछ शर्तों का पूरा होना शेष है या किसी पर आश्रित है, तो उसको क्या कहा जाता है? समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। जैसे कि यदि मान लीजिए वाई क्या कहता है कि मैं आज आपको जो है 200 रुपए दूंगा यदि शाम तक बारिश हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि मैं आपको जो है 200 रुपए दूंगा यदि शाम तक बारिश हो जाती है। तो यहां पर उन 200 रुपए के समाश्रित स्वामित्व है कि कब मिलेंगे? जब वो बारिश हो जाएगी तब मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो यहां पर अभी क्या है कि शर्त बाकी, और शर्त क्या है कि बारिश होने पर ही दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मान लीजिए तो 12th बोर्ड के रिजल्ट आए। अब रिजल्ट आने से पहले मान लीजिए किसी फादर ने अपने बच्चे से ये कहा कि यदि आपके 98% बनती है तो आपको जो है एक स्कूटर दिलाया जाएगा 1 लाख रुपए का। तो अब आपको स्कूटर मिलना तैयार है, सम आश्रित है, लेकिन किसके ऊपर आश्रित है? जब आप 98% अचीव करोगे तब। तो वो कौन सा स्वामित्व होगा कि सम आश्रित, कि ऐसा स्वामित्व जो किसी शर्त पर टिका हुआ है और उस शर्त के पूरे होने पर ही वो स्वामित्व जब आपको हासिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? सम आश्रित स्वामित्व कहते हैं। और यदि हम शर्त का पालन नहीं करते, 98% नहीं बनती, तो फिर वो स्कूटर उसको कभी भी नहीं मिलेगा। तो उसे क्या कहा जाता है? समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। अब समाश्रित स्वामित्व में 2 तरह की शर्तें यहां पर होती है। कुछ होती है पूर्वभाव्य शर्त और उत्तरभाव्य शर्त। पूर्वभाव्य शर्त का मतलब कि कुछ शर्तें जो उस स्वामित्व को प्राप्त करने से पहले ही आपको पूरी करनी है। जैसे मैंने कहा कि 98% आपको पहले लाना है और उसके बाद आपको क्या है? वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वभाव्य शर्त। और उत्तरभाव्य शर्त का मतलब कि प्रॉपर्टी पहले दे दी और शर्त बाद में लगा दी कि मैं गाड़ी दिलाने के बाद आपको हेलमेट पहन करके ही वो गाड़ी चलानी है। जिस दिन भी आप हेलमेट नहीं पहनोगे उस दिन आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। तो वो कौन सी है? उत्तरभाव्य शर्त। ठीक है। पूर्वभाव्य शर्त ऐसी शर्त जो पहले लगा दी गई है, और उत्तरभाव्य शर्त जो कि बाद में लगा दी गई है, तो उसे क्या कहा जाएगा? समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पूर्ण स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। पूर्ण स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। पूर्ण स्वामित्व का अर्थ यहां पर कि जब आपको किसी वस्तु पर एब्सोल्यूट और ओवरऑल राइट आपके पास ही है और उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, तो वो यहां पर आपका पूर्ण स्वामित्व कहलाता है। यानी अबाधित अधिकार आप में ही समाहित है, तो उसे पूर्ण स्वामित्व कहते हैं। कि जिसका किसी प्रॉपर्टी पर यूज करने पर आपको न तो कोई बंधन लगाए गए, न बेचने पर कोई बंधन लगाए गए, न डिस्ट्रॉय करने पर कोई बंधन लगाए गए, आप जैसा चाहे वैसा उस प्रॉपर्टी को यूज करें, तो ऐसा स्वामित्व क्या कहलाता है? पूर्ण स्वामित्व कहलाता है। और सीमित स्वामित्व यानी कुछ समय के लिए ही या सीमित समय के लिए जब आपको दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सीमित स्वामित्व कहा जाता है। यानी कुछ समय के लिए जब आपको वो कुछ अधिकार दिए जाएं, वो स्वामित्व दिए जाएं, तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका सीमित स्वामित्व कहा जाता है, जो कुछ समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज कराया, महीने भर का रिचार्ज कराया, अब महीने भर बाद वो क्या होगा? जैसे उसकी तारीख आई वो समाप्त हो जाएगा। तो सीमित समय के लिए 1 महीने के लिए आप लिमिटेड यूज कर सकते हो, जितना चाहे उतना यूज करो मत करो आपकी इच्छा है, लेकिन रिचार्ज करा लिया तो आपका है। लेकिन सीमित समय के लिए, आजीवन नहीं है। पूर्ण अधिकार तो क्या होता है?
हमेशा आजीवन कि एक बार ले लिया जब तक आपकी मर्जी हो। वो ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार कि जितना चाहे उतना, सामंड की परिभाषा के अनुसार, हिबर्ट की परिभाषा के अनुसार जो कंटेंट वहां लिखे, नष्ट करने का, कब्जा करने का, यूज करने का, उपभोग करने का संपूर्ण राइट आप में है, तो वो कौन सा होता है? पूर्ण स्वामित्व। लेकिन जब सीमित समय के लिए कोई स्वामित्व दिया जाता है तो वो यहां पर क्या कहलाता है? सीमित स्वामित्व कहा जाता है, जिसके अंदर जो है व्यक्ति के क्या है? उपयोग, उपभोग और अवधि की दृष्टि से उसको क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारे प्रकार है वो है विधिक स्वामित्व और साम्य स्वामित्व। देखो, विधिक स्वामित्व लीगल और इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल का मतलब यहां पर क्या है कि जब किसी वस्तु पर स्वामित्व कॉमन लॉ के नियमों के अनुसार हुआ हो। कॉमन लॉ का मतलब जब इंग्लैंड में जो लॉ चलता है वो कॉमन लॉ के लिए हम इंडिकेट करते हैं। जो इंग्लैंड में जो लॉ चलता है तो उसके माध्यम से, यानी विधि के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के पास यदि ओनरशिप है, स्वामित्व है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा विधिक स्वामित्व कहलाता है। और साम्य स्वामित्व, साम्य स्वामित्व का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर स्वामित्व की उपलब्धि साम्य के नियमों के अनुसार जब होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सामयिक सामयिक स्वामित्व कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे आपने कई बार गांव वगैरह में देखा होगा कि खेत हुआ करते हैं और चारों तरफ खेत ही हुआ करते हैं, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी के क्या है? मालिक हैं, लेकिन जाने का रास्ता खेत में नहीं है। तब प्रत्येक खेत वाला अपने हिस्से में से, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, इसके पास एक ये खेत है, अब इसके पास एक ये खेत है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रास्ते में से यहां से आ रहा है तो इसको इस पे घर जाने के लिए कोई रास्ता बना ही नहीं है, कोई रास्ता है ही नहीं। तो क्या करते हैं? ये खेत वाले व्यक्ति इस व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक साम्य के आधार पर एक अपनी मर्जी से एक टुकड़ा इसके घर में जाने के लिए दे देते हैं कि आप इस रास्ते से अपने घर पे जाइए। तो ये जो मार्गाधिकार है आपका, ये क्या कहलाता है? ये कौन सा ओनरशिप हुआ आपका कि साम्य के आधार पर आपको जो है उस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त हो गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए उसके माध्यम से जो है वहां पर पहुंच सकते हैं, तो उसे वहां पर साम्य स्वामित्व कहा जाएगा। तो देखिए आप यहां पर हमारे 6 प्रकार के जो है हम स्वामित्व के प्रकार थे। सबसे पहला मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, दूसरा हमारा एकल और सहस्वामित्व, फिर तीसरा न्यास और हितबद्ध स्वामित्व, फोर्थ निहित और समाश्रित स्वामित्व, पांचवा पूर्ण और सीमित स्वामित्व, और 6 जो है हमारा विधिक और सामयिक स्वामित्व। इस तरह से हमारे जो है 6 प्रकार के स्वामित्व जो है हमने यहां पर पढ़े। अब लास्ट टॉपिक हमारा बस इसमें बचा है ये कि स्वामित्व को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। देखिए, ये स्वामित्व को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वैसे तो विधि के माध्यम से चीजों को लिया जा सकता है, वो दान के माध्यम से हो सकती है, रिलीज के माध्यम से हो सकती है, विक्रय के माध्यम से हो सकती है, लेकिन यहां पर जो बताया गया है वो तरीका, वो किसके माध्यम से बताया गया है? 2 तरीके के माध्यम से यहां बताया। सबसे पहला मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति में ये चिरकालिक काल में उस समय जब हुई, तो उस समय यहां पर किसके माध्यम से लिया जा सकता है कि सबसे पहला ग्रहण के द्वारा, कि आप किसी वस्तु को ग्रहण करके प्राप्त करके उसका स्वामित्व अपने पास ले सकते हो। दूसरा विजय के द्वारा, कि विजय के द्वारा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए समुद्र है, अब समुद्र में जैसे किसी तरह से जो है परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के कारण जो है समुद्र का जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग में उठार आने के कारण एक जो है समतल जमीन वहां पर बन गई। अब जो 2 देश हैं वो उस प्रॉपर्टी पर आकर के अपना अधिकार
जता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, दोनों ने उस लैंड पर जो है कब्जा किया हुआ है। तो अब उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है और जो व्यक्ति युद्ध में जीत जाता है तो वो उस वस्तु को जो है विजय के माध्यम से जो है अपने ग्रहण कर लेता है और उस वस्तु का क्या हो जाता है, स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, जिस देश ने उसको विजय के द्वारा उस प्रॉपर्टी को जीता है, उस लैंड को जीता है। नेक्स्ट आता है दान के द्वारा, कि जब हम बिना प्रतिफल के किसी व्यक्ति को दान स्वरूप कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो वहां पर दान के माध्यम से जो है हम स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। बंटवारे के माध्यम से, कि मान लीजिए यदि किसी पिता के पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से पिता की डेथ हो जाने पर दोनों जो लीगल वारिसान है उनमें उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा और 50-50 रुपए जो है दोनों व्यक्तियों भाइयों के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है बंटवारे के माध्यम से भी जो है यहाँ पर किसी वस्तु का स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए खेत है और पिता की मृत्यु के बाद उनके बीच में बंटवारा हुआ और जो है ये एक्स व्यक्ति का और ये जो है वाई व्यक्ति का, तो बंटवारे के माध्यम से जो है स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लाभों के द्वारा। लाभों के मतलब है कि जहां पर कोई व्यक्ति भागीदारी के माध्यम से यदि मान लीजिए किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं और व्यवसाय को स्टार्ट करने के बाद उनके बीच जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को जब वो आपस में बांटते हैं तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है लाभों के माध्यम से। और नेक्स्ट जो आता है यह सबसे आसान जो है विक्रय के माध्यम से, कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो अपने आप जो है हमारा उस वस्तु पर क्या हो जाता है, स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। तो मनुस्मृति में जो है क्या कहा गया है, ग्रहण के द्वारा, विजय के द्वारा, दान के द्वारा, बंटवारे के द्वारा, लाभों के द्वारा और विक्रय के माध्यम से जो है किसी भी वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त करने के तरीके। और नेक्स्ट जो है भारतीय विधि के अनुसार, कि भाई मनुस्मृति जो चिरकालीन काल से चली हुई आ रही कि उस समय कैसे प्रॉपर्टी को लेते थे उसका उन्होंने तरीका बताया। और अब वर्तमान समय में जो है विधि के अनुसार, कि विधि क्या कहती है, कि विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिफल रहित दावा या फिर प्रतिफल सहित, कि या तो प्रतिफल हो भी सकता है, प्रतिफल का मतलब यहां पर उस वस्तु को क्रय करने में जो भी संपत्ति हमें देनी है उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मोबाइल परचेज करना चाह रहा हूं और इसकी कीमत जो है 10,000 रुपए लगाई कंपनी ने, तो ये 10,000 रुपए यहां पर हो गई। तो यहां पर क्या है कि इस प्रॉपर्टी तो प्रतिफल रहित यानी इसके बिना और प्रतिफल सहित, चाहे उसमें पैसा हो, विक्रय करे किसके माध्यम से, स्वतंत्र सहमति के माध्यम से यदि हस्तांतरण किया जाए तो उस वस्तु पर क्या हो सकता है, स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति विधि के माध्यम से, चाहे वो प्रतिफल दे करके या बिना प्रतिफल के, यदि स्वतंत्र सहमति से किसी वस्तु को हस्तांतरित करता है तो यहां पर स्वामित्व प्राप्त करने का तरीका है। और यदि उस वस्तु को प्राप्त करने में यदि स्वतंत्र सहमति नहीं है तो यहां पर कभी भी वो वस्तु क्या नहीं मानी जाएगी, स्वामित्व नहीं माना जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के ट्रांसफर भी हो जाए। और वो किन परिस्थितियों में, तो यहां पर विधि ने यह भी परिस्थितियां बताई हुई है कि यदि इन 5 परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र सहमति लेता है तो वो यहां पर क्या होगा, आपका कभी भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। अब स्वतंत्र सहमति का मतलब, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, भूल के माध्यम से, कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूलवश कोई प्रॉपर्टी चली गई है, मान लीजिए एक्स, मुझे ये मोबाइल जो है एक्स नामक व्यक्ति को देना था लेकिन गलती से ये वाई नामक व्यक्ति के पास चला गया, तो उसके पास जाने पर कभी भी उसमें स्वामित्व निहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्टी किसे दी थी, एक्स नामक व्यक्ति को दी थी और भूल से वाई के पास चली गई, तो वो कभी भी वहां पर स्वामी नहीं हो सकता और स्वामित्व उसमें निहित नहीं होगा। सेकंड, मिथ्या वर्णन के द्वारा, कि यदि मान लीजिए तथ्यों को छुपा करके
यदि हम किसी वस्तु को ट्रांसफर करते हैं, मिथ्या वर्णन यानी झूठ के माध्यम से यदि हम करते हैं, तो वहां पर वो वस्तु कभी भी जो है उसमें स्वामित्व निहित नहीं होगा, क्योंकि वो गलत तथ्य या तथ्यों को छुपा करके ली गई है, तो वो यहां पर गलत मानी जाएगी और विधि के अनुसार उसमें कभी भी जो है स्वामित्व निहित नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कपट के माध्यम से। कपट का मतलब कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति को धोखा दे करके यदि हम कोई वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, तो वो वस्तु कभी भी उसमें स्वामित्व निहित नहीं होगा। जैसे ही व्यक्ति को पता चलेगा कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, तो वो विधि के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को अपने आप, लॉ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास ले लेगा, स्वामित्व उसमें निहित हो जाएगा। तो कपट के माध्यम से भी नहीं किया जा सकता। अगर उत्पीड़न और धमकी के माध्यम से, कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामित्व धमकी के माध्यम से, धमकी के माध्यम से मतलब कि जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है एप्पल का, आप आए, गन निकाली और कहा कि मोबाइल निकालो बाबू, ये मोबाइल निकालो और हमें बेच दो, और कितने रुपए में? सिर्फ 1 रुपए में। अब मैं यहां कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गन आपके हाथ में, करूंगा तो जान जाती है। मतलब 1 रुपए में आपको सेल कर देता हूं और लिखा पढ़ी भी कर देता हूं उसकी, क्योंकि मैंने कहा ना मौखिक हस्तांतरण नहीं होता, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, हाथ वार लेके विल सब लिखा लिया 100 रुपए के स्टाम्प पे। अभी प्रॉपर्टी मैंने दे दी, तो उन्होंने क्या किया? धमकी के माध्यम से। तो कल जब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा और मैं अपने फिर 5-7 भाइयों को लेकर के जाऊंगा और विधि को अपने साथ, पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाऊंगा, तो प्रॉपर्टी को मैं तुरंत उनसे वापस ले लूंगा कि हमारा आईफोन निकालो बाबू, कहाँ है? तो ये यहां पर क्या है कि वो कभी भी धमकी या उत्पीड़न के माध्यम से नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का मतलब है किसी व्यक्ति का स्पेशल इफेक्ट डाल करके। देखिए लॉ के अंदर जब हम इस बात को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं कि जब जहां पर 2 व्यक्तियों के संबंध ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं, शब्द आता है डोमिनेट करना, कि अगर वो डोमिनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, और प्रभाव डाल करके यदि वो प्रॉपर्टी उन्होंने हासिल की है, तो उस अनुचित प्रभाव के माध्यम से भी जो है कभी भी स्वामित्व नहीं किया जा सकता है। तो अगर विधि में इन 5 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के माध्यम से भी यदि हम स्वतंत्र, यदि हम सहमति लेते हैं, तो वो सहमति कभी भी क्या नहीं मानी जाएगी? स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। तो इस माध्यम से जो है किसी भी वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। आई होप कि अपने द्वारा स्वामित्व की जो परिभाषा है, स्वामित्व जो हमने पढ़ा, वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं ये। और ये आरएस मेंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, इसके माध्यम से क्वेश्चन आना 100% पुराने परीक्षाओं में भी आए हैं और आगामी परीक्षा में इससे संबंधित आएंगे। तो आपको परिभाषाएं और परिभाषाओं के साथ इसकी विशेषताएं और विशेषताओं के साथ इसके प्रकार, उन सबको जो है एक बार ध्यान से, बस आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे और 2 बार आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो दिग्गज एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा ही है। जब याद करोगे तब आपके सामने प्रकट होकर आपके लिए सक्सेस के लिए जो मेहनत हो सकेगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसी आशा के साथ मैं आनंद गौतम आप सभी से धन्यवाद।